अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। असल में जब आप ना देखिए, दिमाग जो है ना, आप जब बहुत सारे काम कर रहे हो ना, तो आपका दिमाग कभी यहाँ कभी वहाँ लाइव है। और लाइव में मैं अपने दूसरे शो का नाम लेने वाली थी, तो अचानक मुझे याद है नहीं नहीं, सुबह का टाइम है और मेरा ये सुबह का शो है। तो आप के जहन में जब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो इसलिए मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसे शायद आपके भी जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हों। तो कोशिश किया करें कि जहाँ हैं वहीं फोकस रखें। मेरा मकसद ये है कि पॉजिटिव अगर चीज़ है तो ज़रूर वो आ जाए सामने। जैसे मेरा काम है, मैं बहुत सारे माशाल्लाह शोज़ कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उस शो पे भी कभी कभी इस शो का नाम ले लेती हूँ और इस शो पे कभी कभी उस शो का नाम ले लेती हूँ, पर दोनों मेरे शो है। पर बाज़ दफ़ा आप जब अपने काम पे फोकस नहीं होते और कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ आपके ध्यान में चल रही होती है, या कुछ लाइफ में ऐसा हो रहा होता है जो आपके जहन में बसा हुआ होता है, तो अमूमन जब आप अपना काम कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें जो है ना बीच में आ जाती है, जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। खैर, हमारा सुबह सुबह सैटरडे का दिन है और काफ़ी दिनों के बाद जो है ना डॉक्टर साहब आए हैं। वो आज चांद बहुत टाइम बाद निकला है हमारे चैनल पे। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। डॉक्टर साहब? वेल एंड गुड एंड एवरग्रीन। डॉक्टर साहब काफ़ी टाइम बाद आप आए, कहाँ मसरूफ़ थे आप इतने अरसे से? बस यही होता है कि यही ज़िंदगी है ये, हम्म। और ये ऐसा साइकिल है ज़िंदगी का कि वक्त का कुछ पता नहीं होता। बिल्कुल। और इंसान सोचता रहता है कि कल क्या होना है और रात को क्या होना है, और कल और रात यूं ही गुजर जाते हैं। बिल्कुल। मसरूफियत रही, बीच में रमज़ान भी आ गए थे, तो बीच में मैं ज़ारतों पे चला गया। अच्छा। और आपको पता है कि ज़्यादा से पहले मैं गैर और मुल्क चला गया था। तो जब परेशानी होती है मुल्क में होती है, या घरेलू तौर पे या बाहर के तौर हाँ। पे, तो फिर वही होता है कि आदमी राय फरार अख्तियार करता है। हाँ। या तो चैनल्स पे आता है या फिर बाहर चला जाता बाहर चला जाता है, ये भी ज़रूरी है। है। ये भी मतलब जो बिल्कुल रूटीन है ज़रूरी उससे होती थोड़ी है। देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपको हटना पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसे ही मुझे है। ये बताएं कि बाज़ दफ़ा मैं, अगर हम लोगों की बात करें या वो जो लोग ऑफिस वर्क कर रहे हैं, जहाँ आपको पूरे साल उसी तरह रूटीन में जाना है, हफ्ते में एक आपकी छुट्टी है और उनको कोई स्टे नहीं मिलता, मतलब ना वो छुट्टियों पे जा रहे हैं, ना वो अपने लिए सोच रहे हैं, ना अपना टाइम अपने आप को दे पा रहे हैं, तो फिर उनकी मेंटल हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ता है? थोड़ा सा ये हाँ, ज़रा ना सिर्फ ये बताइएगा। कि मेंटल हेल्थ में, बल्कि फिज़िक्स भी उन पे मुतासर होती है। हाँ। और ये सब चीज़ें जो मुतासर होती हैं, इसकी वजह ये होती है कि उन पे कोई तवज्जो दे रहा है या नहीं दे रहा। देखिए, पर्सनैलिटीज़ हमारी जो होती हैं दो तरह की हैं ना। एक तो वो सेल्फ वर्क है उनका, घर में माँ बाप में वो केयर करते हैं। लेकिन मैंने ये बात देखी है कि जब उसकी शादी होती है, बीवी आती है, तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ बीवी एक दूसरे पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बिल्कुल। और उनकी लाइफ ज़्यादा इसीलिए कहते हैं ना कि बड़ी जो है खूबसूरत और चार्मिंग लाइफ हो जाती है। तो उसमें ये चीज़ महसूस नहीं होती कि पूरा वक्त जो है वो आप काम कर रहे हैं यार, लेकिन हफ्ते में एक दिन ही मिले तो वही इंसान एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी होती है। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि बाद ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वो हफ्ते में वो एक दिन भी नहीं मिलता। ऐसा भी है या डॉक्टर साहब, और बिल्कुल। उसमें हम जैसे लोग आते हैं, बिल्कुल। डॉक्टर्स लोग आते हैं। हाँ। मैंने अपनी लाइफ में बड़ी ही कोई छुट्टी ऐसी नहीं की, और मैं बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा हूँ। यानी वो छुट्टियाँ हो, 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, या वो संडे हो, हमने जाना है। जाना है, हाँ, बिल्कुल। ये वरना नहीं जाएंगे तो कॉलेज आ जाएंगी। कॉलेज आ हालांकि डॉक्टर्स होते हैं दूसरे, लेकिन जाहिर बात है आपकी और बात होती है जाए। हमारी। तो मुझे कोई रिलैक्स नहीं होता। मुझे रिलैक्स बस वही मिलता है कि जो मैं यहाँ से कुछ दिन छुट्टी लेके बाहर चला जाऊँ। बाहर से। हाँ, हफ्ता 10 दिन, वो भी। हम्म। तो बड़ी खूबसूरत लाइफ होती है, तो वो सेटिंग अच्छी हो जाती है कि उनको पता है कि डॉक्टर साहब एंड पे जाएंगे। एंड पे तो जाएंगे। हाँ, इस तरह से तो ये लाइफ का हिस्सा है ये। और अगर वो भी नहीं है, यंगस्टर लड़के जिनकी शादी भी नहीं हुई है और जो हमारा वर्कर सुबह शाम अपना देख रहे हैं, और माँ बाप भी हैं, तो उनकी सेहत बहुत मुतासर होती है ना। मैं ऐसे लोगों के लिए एक एडवाइस करता हूँ कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट उसका ये होता है कि आप सुबह से रात तक जा रहे हैं, तो कम से कम आप 1 से 2 घंटे आप अपने जिम्स के लिए देंगे। आप लाजमी जिम जाएंगे, अपना एक्सरसाइज करेंगे, है ना, तो उससे बेइंतहा अच्छा असर पड़ता अच्छा है सा। ना। लेकिन वो बच्चे जो सुबह गए, शाम गए, रात गए, घर में बैठे हैं, या
थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ गए अपने दोस्तों में थोड़े मोटे गेम कर लिए, तो मैं चाहता हूँ उन गेम करने के बजाय अपनी हेल्थ का ख्याल करें, अपनी हेल्थ की एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और थोड़ी सी घर में ही स्टोमी रख लें, है ना। एक्सरसाइज लाजमी करनी है, हर उम्र के लोग को करनी, बिल्कुल करनी चाहिए। सेहतमंद अगर आपको रहना है तो करना है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा अब पहले आएंगे टॉपिक पे भी, माशाल्लाह आज 2-3 चीज़ों पे हमने बात करनी है, पर वो आपसे जब बात शुरू होती है पता नहीं जहन में इतनी चीज़ों के सवाल आ जाते हैं, और मेरी कोशिश होती है फिर अब आज आप आए हुए तो मैं कर ली लूँ। डॉक्टर साहब जहाँ ये बात हुई कि ज़रूरी है एक्सरसाइज, ज़रूरी है अपने आप को टाइम भी देना चाहिए, सारी चीज़ें, डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं मैं अगर अपने आप को भी इंक्लूड करूं कि कोई ऐसी ख़ास टेंशन नहीं है मतलब लाइफ में कि कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाते हैं। कुछ दिन पहले ऐसा मेरे साथ भी हुआ, हालांकि कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके जहन में बस गई, आप सोच रहे हो, नहीं काम का लोड बहुत ज़्यादा है, टाइम नहीं मिलता, रात को पता होता है अच्छा सुबह वहाँ जाना है, फिर ये काम करना है, फिर वो काम करना है, उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई। ऐसा हो गया कि मैं पूरी पूरी रात नहीं सोई थी, बल्कि मैंने आपको मैसेज भी किया। बिल्कुल तो ये वाली सिचुएशन हो गई थी डॉक्टर साहब। अभी भी मुझे नींद बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है, मतलब रात को अगर मैं आंखें भी बंद करती हूँ तो ऐसा लगता है मेरा दिमाग जाग रहा है, और वो इधर उधर मेरे जहन में सवाल चल रहा है, अच्छा सुबह मैंने काम पे जाना है, सुबह मुझे ये करना है, गर्मी भी होगी, ये भी होगा, मतलब फजूल की बातें जहन में आ रही होती जिनकी जरूरत भी नहीं है, जिनको मैंने कभी सोचा भी नहीं है। डॉक्टर साहब क्या वाकई आप जब लॉन्ग टाइम सिर्फ अपने काम को देख रहे होते हैं, कोई और रूटीन नहीं होती आपकी, ना कोई आप सैर तफरी पे जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 10 दिन के लिए चले जाएं, किसी एक दिन 2-4 घंटे के लिए भी जाने का आपके पास अगर टाइम नहीं है, 24 घंटे काम 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 काम, तो फिर भी आप डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं। देखिए बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, और मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा था ये कि आप मुझसे करेंगे, और मैं ही तैयार भी था मेंटली, और मैं चाहता भी था कि इस किस्म के सवालों का जवाब दूं। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर एक शख्स काम कर निकला है तो वो अपने आप को एक कंप्यूटर और मशीन समझ लेता है। अब उसने सारे काम करने हैं, सब कुछ देखना है, अब बैक पे उसे ये नहीं पता कि मुझे भी सोना है, मेरी भी अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ है, ये चीज़ उसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा इत्तेफाक ये होता है कि घर में जो लोग आपके हैं, आपने इतना कन्विंस किया होता है उन लोगों को कि वो भी बेचारे मुदाखलत नहीं कर पाते आपके कामों में, तो यहीं से आपको पता है पे वो ड्रॉबैक शुरू हो जाते हैं ना। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है विटामिन की कमी। ऐसे लोगों में मेरा एक्सपीरियंस है लोगों को देखने का कि विटामिन D3 कम हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने टेस्ट करवाया था डॉक्टर साहब, 100% बिल्कुल ठीक। हाँ, तो वो विटामिन कम होता है। अब आप वो देख रहे हैं कि इसमें विटामिन कैसे कम होगी, है ना, सोचते हैं ना, हालांकि हेल्थी है, लाइफ भी हेल्थी है, आपके विटामिन कैसे। इसलिए जब आप देखेंगे कि आपने ना तो सनरेज ली आपने, ना कोई आपने ऐसा बात किया आपने, ना आप कोई बाहर निकली है, ना आपने कोई विटामिन अपने लिए, ना आपने कोई प्रॉपर डाइट ली है। डाइट तो यही कि फैटी लाइट हो रही है, यानी आप चिकनाई भी ले रही हैं, आप कार्बोहाइड्रेट ले रही हैं, नहीं ले रही तो विटामिन नहीं ले रही हैं। तो इसकी वजह से विटामिन D का एक ख़ास इफेक्ट जो है वो डिप्रेशन है। अच्छा, ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वो डिप्रेशन है। जब डिप्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है तो आपकी हड्डियाँ बोलने लगती हैं, फिर कमज़ोरी लग जाएगी, उठने बैठने की ताकत कम हो जाएगी ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका तरीक़ाकार भी यही, सबसे पहले तो आपको अपना टाइम मैनेज करना है। ठीक है, आपको जो 8 घंटे सोने के वो तो लाजमी करने ही करने हैं किसी भी सूरत में। घर दिन में 1-2 घंटे आपको आराम करना ही करना है आपको। ये नहीं होगा कि रात में गए सुबह। अच्छा अब इन सब चीज़ों में आप देखें ना, आपने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि नमाज कब पढ़नी है ना। आपने ये कभी ये नहीं देखा कि बच्चों के साथ मुझे जो है वो लंच या डिनर कब करना है। कितनी इंपॉर्टेंट लाइफ आप इग्नोर कर रही हैं। रिलैक्स तभी होता है ना इंसान, जब आप सजदे में जाते हैं फिर आप रिलैक्स होते हैं, सारी टेंशनें आपसे दूर होती हैं। जब आप अल्लाह से बातें करेंगे, जब आप बैठेंगे तो आपको 2 मिनट के लिए खटका बैठना जाना बैठा, आप निकले इधर, बच्चे ने कहा कि मम्मा कुछ खा लें, कुछ बैठ जाए, बाबा यहाँ बैठ जाए, हाँ बेटा बस 2 मिनट जल्दी लिखाए, आपने निकल गए। तो यार ये क्या लाइफ है भाई। ये कुछ ही दिन में आपको इतना ऐसा थका देगी ये लाइफ, और इतना बोर कर देगी, आपको अपने फील्ड से भागने में मजबूर करेगी। डॉक्टर साहब वो क्या, वो मैं पहले सुनती थी लोगों से तो मैं सोचती थी यार ये बातें हैं, पर अब मुझे लगता है नहीं सही है। अमूमन लोग कहते थे किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अगर सबकी लाइफ बनानी है तो किसी एक को अपनी लाइफ का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि वो इंसान जो है, और बहुत सारी नेगेटिव चीजों का नहीं मैं कह रही, अपना टाइम भी, अपनी खुशियां भी, किसी एक को अगर पूरा घर बनाना है ना और उनकी ख्वाहिशात पूरी करनी है तो कहीं ना कहीं किसी एक को पिसना पड़ता है। और ये सिचुएशन तकरीबन हर घर में मैं देख रही हूँ कि है, जिसपे सारी जिम्मेदारी है ना, फिर वो अपना कहीं ना कहीं सोचना भूल जाता है। बिल्कुल हाँ, लेकिन यही तो हम कहते हैं ना
कभी भी ये लाइफ किसी ने भी प्रेफर नहीं की, किसी ने भी नहीं की। वो साइंटिस्ट हो, कोई स्कॉलर हो, इवन आपका इस्लाम है, कुछ भी कहता है, आपको अपना एक लाइफ, अपनी मैनेजमेंट जो आपके लाइफ है उसको मैनेज सही करना पड़ेगा। देखिए अगर मुश्किलात होती हैं ऐसी, तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना बिजी रहते थे, तो अल्लाह में उनसे कह देता कि 2 रकातें छोड़ दो, सुबह पढ़ लो, रात पढ़ लो। आज तुम रसूल आज तुम्हें बहुत तबलीग करनी है, आज तुम ताइफ जा रहे हो, आज तुम इधर जा रहे हो, हैं, तो ऐसा करो कि बीच की नमाज छोड़ के बैठ जाओ। कर सकते थे? नहीं, उन्होंने कहा उसको पढ़नी है और पढ़नी है, जमात के साथ पढ़नी है। यानी आपको अपने जो रूटीन की लाइफ है उसको मेंटेन रखना है, उसको और बेहतर करना है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने के बाद अगर आप बिजी हैं तो आप तहज्जुद भी शुरू कर दें। अच्छा, दिन में अगर आप बच्चों के साथ आप जो है एक थोड़ा सा आधा घंटा दे रही हैं, आप उनको कहेंगे मुझे 1 घंटा देना है बच्चों के साथ। अब जो आप बाहर जो 8 घंटे दे रही हैं, इतने एंजॉय करेंगे आप उसके अंदर, बिल्कुल फ्रेश होंगे आप। आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी सोने के लिए, और कोई विटामिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपकी लाइफ बड़ा चार्मफुल हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि लाइफ मैनेजमेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल उसके हिसाब से आपको करना चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं। आप देख रहे होंगे जब मैं स्टूडियो में भी आई हूँ तो आते ही मैंने आपसे कहती मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा गला ख़राब है, नज़ला हो रहा है, बुखार हो रहा है, सांस लेने में मुश्किल है। मौसम चेंज होते ही ये मौसम की सौगातें फलों की सूरत में तो आती है, फिर बीमारियों की सूरत में भी ये सौगात हमें मिलती है, और ये बीमारी की सूरत में मिली है। थोड़ा सा मौसम के बदलने से ये जो बीमारी है इसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, इसमें बड़ा सिंपल है। अब देखिए ये जो मौसमी मानसून हवाएं गई हैं, जब मानसून हवाएं का पीरियड खत्म होता है तो हमारे पास एक अजीब किस्म का ये समर सेशन शुरू हो जाता है, गर्मियों का मौसम। और गर्मियों के मौसम में आपको पता है कि क्लाइमेटिक चेंजेस जो होती है, इसमें वो जरासीम जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ कहलाती हैं, यानी जो आपके जैसे मच्छर हो गए, डेंगीज हो गई, है ना, टाइफाइड हो गया, वाटर बोर्न डिजीज़ हो गई, ये इनमें फैल जाती हैं। इसकी वजह ये है कि आदि पानी भी ज़्यादा पीता है, नहाने धोने का काम ज़्यादा करता है, समंदर की तरफ जा रहा है, पानी की तरफ जा रहा है, और जहाँ जहाँ जाएगा वहीं में जब मच्छर मिलेंगे आपको, मस्कुटे से दूसरी बीमारियाँ पड़ेंगी, तो हमारी बीमारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। अच्छा, इनमें चूँकि गर्मी का मौसम होता है, अब आपने ठंडा पानी पीना है, ठंडी चीज़ें भी लेनी है और कोल्ड चीज़ें इस्तेमाल करनी है। हमारे जो गले और सीने के होते हैं यह सेंसिटिव होते हैं, ये जैसे बाहर के मुल्कों में हुआ करता है तो वो हेल्दी होते हैं, हमारे यहाँ इतना हेल्थी नहीं पाए जाते। इसकी बहुत सी वजूहत है। हमने कहा हमारे यहाँ विटामिन की कमी है, वैक्सीनेशन सही तरह नहीं हुई होती, हम अपनी लाइफ को प्रॉपर मैनेज नहीं करते, तो जिसकी वजह से आपका बॉडी रेजिस्टेंट ड्रॉप हो जाता है। अच्छा। यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब आप ये देखें कि हम और आप एक हेल्थी हैं, लेकिन अभी हम ठंडा पानी पी लेते हैं, हमें हमारे जो है गले में खराश आ जाती है। हालांकि हम हेल्थी हैं, लेकिन हम नाम के हेल्थी हैं, रेजिस्टेंट हमारा कम है, हमारा इम्यूनिटी कम हो गई है। अच्छा, अगर हम हेल्दी होंगे और वो जो पानी आप पिए ना उसको पी के आप तवानाई महसूस करते हैं, कोई गला शला कुछ नहीं आप देख देखा, तो आपकी इम्यूनिटी सही है, आपका कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। तो ये भी एक आपकी पहचान है कि आपकी हेल्थी की लेवल पे आप अपने हेल्थ को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल यही है कि आप अपनी डाइट को बेहतर करना चाहिए। है, यही नहीं होगा कि अगर सर्दी है तो बहुत गर्म पानी पी रहे हैं आप, और अगर गर्मियाँ हैं तो बहुत ठंडा पानी पीने हैं। होता ये है कि काउंटर करते हैं, लेकिन मॉडरेट ही जो है, दरमियानी चीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप इसी तरह इन चीज़ों से बचेंगे। गर्मी के साथ बीमारियां, गले की बीमारियां हो गई, है ना, इसी तरह मच्छरों की बीमारी होगी, बच्चों में टाइफाइड हो गई, गैस्ट्रो की बीमारियां हो गई आपके ना, इसमें कार्डिक प्रॉब्लम डेवलप हो जाते हैं, बच्चों को हो जाते हैं। इस तरह CVA के प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ गर्मियों में आ जाते हैं, बड़ों में, बच्चों में बहुत से प्रॉब्लम आ जाते हैं इसी तरह के ना, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम में, गले खराब, सीना खराब, नमूनिया गर्मी में हो जाता है। हालांकि हम कहते हैं कि नमूनिया सर्दी में होना चाहिए, हैं, जबकि ऐसा, हाँ, जबकि जरासीम की बात है ना, जरासीम तो गर्मियों में मौसम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो नमूनिया कॉज कर देते हैं, न्यूमोकोकल नमूनिया, स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया, ये सारी इन चीज़ों में हो जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को भी ख़ास तौर पे जो है, और बड़ों को भी, आप अपने इस बात के कहेंगे प्रॉपर डाइट करें, हैं, और अपनी सफाई करें, हाइजीन रखें। और ना सिर्फ ये कि गर्मियों के मौसम में आपकी अपनी पर्सनल हाइजीन के साथ आपके माहौल की हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आपके साथ जो भी चीज़ आएगी, कहीं पानी रुका हुआ है तो मच्छर होंगे, आप गुजर गए सीधे से ना, तो आपका शहर भी साफ़ होना चाहिए, आपका घर भी साफ़ होना चाहिए, आपकी बॉडी भी साफ़ हो। तो मैं समझता हूँ भाई ये समर के मौसम हो या ऑटम के हों या कोई और विंटर, हम आसानी पास कर जाते हैं।
डॉक्टर साहब आपने या डाइट की बात की। अमूमन जैसे दिन को तो टाइम नहीं मिलता कि सैलेड खाने के साथ खाएं, रात का एक ऐसा टाइम हो जाता है कि उस टाइम थोड़ा सा अपने लिए टाइम होता है, फिर दिल भी करता है कि सही खाने के साथ सलाद हो। फिर सही हमने जो सुना, पर आज आपसे कंफर्म कर रही हूँ ना, सुनी सुनाई बातें बहुत ज़्यादा होती है और हमारी कोशिश होती है हम सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा चलते हैं, जिसकी वजह बिल्कुल। से नुकसानात भी होते हैं। हमने सुना कि भाई सलाद आप रात को ना खाएं, अब टाइम ही हमारे पास रात को सलाद खाने का है। डॉक्टर साहब सही। ये इसमें कितनी हकीकत है, क्या रात को हाँ, वाकई सलाद नहीं खाना नहीं चाहिए? देखिए सलाद तो मिक्स होता है ना, इसमें कुछ चीज़ें हैं। जैसे सुनने में ये आया है कि हमें कहते हैं कि सब मूली वगैरह है हाँ ना, हाँ। ये रात में नहीं लें आप नहीं। ना, इसी तरह के हम टमाटर हैं या और हाँ। कुछ चीज़ें नहीं लें। तो ये सब एहतियात है, एहतियात। बाकी इससे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं कि वो जैसे फ़िश खा ली है ना, फ़िश खा के आपने कहा कि वो दूध नहीं पियो, दूध नहीं पी, है हाँ ये वाला है। है ना, दूध नहीं पियो। हाँ, जबकि देखने में ये आया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये कर सकते हैं कि फिश है या सैलिड है, आप जो सैलिड खा रहे हैं उसमें पानी नहीं पियो। क्या मेरा आप जो सैलिड भी खा रही हैं सच में पानी पी पानी रही भी हैं, पी रहे हैं। सुना है कि वो बड़ा डेंजरस हो जाता है। ये जो दूसरे लोग हैं हिकमत जो है हकीम लोग, वो लोग होम्योपैथी की वो इस बातों को प्रमोट करते हैं कि ये नहीं लो नहीं लो। तो हम तो ये कहते हैं कि आप कुछ भी लें एहतियात से लें, कम लें। लेकिन जो जो जिन जिन की अफवाहें हैं, जैसे मैंने कहा मूली की मैंने बात बताई है ना, और दूसरी चीज़ें, तो वो एहतियात करें रात में, इसलिए कि रात में बंदा जो है ना वो रेस्ट नहीं करता। रेस्ट। स्ट्रेस ले रहा है वो, जल्दी बस आया नेटा और ना वॉक कर रहा है वो, ना कुछ भी आके नहीं कर सोया रहा। उठा उठा बस चल दिया और उसने, हमारी रात का है ना, खाना तो ही ये आपको बड़ी पता है, प्रॉब्लम कराची है। की अगर या बात करें, मैं और शहरों का तो नहीं, मुझे इतना खास पता, कराची का पता है। कराची वालों का रात का खाना ही बड़ा लेट होता है और वो लेट बिल्कुल। खाना खा के फिर वो लेट जाते हैं, उसके बाद मोबाइल यूज हो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई वॉक नहीं है, कोई नहीं एक्टिविटी है नहीं है ना बिल्कुल। रात हाँ, को फिर। ऐसे लोगों की डेटा एक निकाला गया था कि जो लोग लेट सोते हैं और लेट खा के सोते हैं, तो उनका जो खाने का जो मेटाबॉलिज्म है वो सही तरह से नहीं क्लियर करता, कैटाबॉलिज्म नहीं होता, तो वो चीज़ें रिटेन हो जाती हैं बॉडी के अंदर। तो उससे क्या होता है कि वो एनर्जी भी रिस्टोर हो जाती है, वो चीज़ें रिस्टोर हो जाती हैं, तो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट जो है हार्ट पे पड़ता है। हार्ट पे है पड़ता ना, तो हार्ट की जो मूवमेंट है वो डिफरेंस हो जाती है उसकी। इसी तरह जो ब्रेन की सप्लाई हो रही थी वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरह हम देखा कि इनकी लाइफ साइकिल कम हो जाता है कम इन हो लोगों का। वो लोग जो जल्दी जल्दी सोते हैं 8-9 बजे तक सोते हैं, और वो लोग जो 12-1 बजे होते हैं, उनकी लाइफ कंपेयर करें आए तो 8 बजे वाली लाइफ ज़्यादा बेहतर होती है, सोशल होती है, लॉन्ग लाइफ होती है। और जो लेट वाले हैं उनका डेटा आया है तो वो कम लाइफ होती है। ये मौजूद है सैलाइट पर, आप बिल्कुल। देखेंगे नहीं डॉक्टर साहब, ट्यूब मैंने पे इस पे बड़ा बिल्कुल। हाँ घर में ही रिसर्च कर ली है। हाँ मेरी जो काम करने आती हैं वो कहती हैं बाजी हम लोग 10 बजे ना ज्यादा से ज्यादा लाइटें बंद करके सो जाते हैं, आप क्यों इतना लेट सोती हो? अच्छा, वो जब सुबह आती है ना काम करने, वो फ्रेश नजर आती है। सही है। मतलब कोई इतनी अच्छी उनकी डाइट नहीं है, पर वो रात के टाइम जो टाइम है ना नींद का, वो लेते हैं। हम लेट बिल्कुल। सोते हैं, सुबह जब उठते हैं थके हुए उठते हैं, थके मतलब हुए जैसे पता नहीं सो ही सोते हुए नहीं हमने है। कितना काम कर लिया, फ्रेश ही नहीं होते। उठते थके हुए होते, कभी इधर गिर रहे होंगे, कभी उधर गिर रहे बिल्कुल होंगे। ऐसे ही है। एक काम अगर कपड़े भी प्रेस करने हैं तो वो भी बड़ा वो भी मुश्किल गिरा हो रहा होता है। तो बिल्कुल। रात की नींद हाँ आपको बिल्कुल। एक्टिव रखती है ना, रात की नींद बिल्कुल ना ऐसे ही है। लें तो फिर तो तो मैंने कहा ना कि 8 घंटे की लाइफ स्लीप जो बड़ी ज़रूरी होती है, जरूरी होती और डाइट रात में इस हवाले से कम खाएं। रात में कम खाएं, जो कुछ खाना दिन में खा लें आप, है ना, लेकिन हमारे यहाँ तो रात की ज़्यादा खाई जाती है। है। हमारे यहाँ सब चीजें उल्टी है ना, उल्टी है दिन सब को टाइम चीज़ें। नहीं होता ज्यादा खाने का, रात को याद हो रहा आ रहा होता है खाने के बाद पॉपकॉर्न भी खाने हैं, चिप्स भी खानी है, ये भी खाना है, वो भी खाना है, ये रात की सारी चीजें हैं हम बिल्कुल लोगों ऐसे की, ही है। शायद तो बड़ा इसीलिए बहुत केयरफुल सारी। होना चाहिए इन चीज़ों में। अटैक भी रात में ही होते हैं, आपने देखा होगा कि जो अमेरिकन जर्नल्स हैं वो बताते हैं कि जो ओल्ड एज के लोग हैं या मिडिल एज के, आजकल तो नौजवानों में भी ऐसा है कि हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, बहुत हो या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट बहुत हो रहे हैं। ये ज़्यादातर रात के ऊपर हिस्से में, यानी 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक के दरमियान ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी वजह यही होती है कि हम लोग खा पी के सो जाते हैं, एक आदत बना ली, और वो डिज़ोल्व ही नहीं हुआ, पूरा बॉडी में डिज़ोल्व जो है नहीं हुआ, ना मेटाबोलाइज हुआ, तो उसने पे क्या करना है, वो तो स्टोर हो जाएगा ना, तो वो डैमेज करेगा, किल करेगा। तो यही चीज़ें जो हम अपने ही जिस्म के अंदर अपने दुश्मन पाल रहे होते हैं, बिल्कुल। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी ग़िज़ा लेके अपनी बॉडी को इस तरह से करें जैसे वो जो आप खा रहे हैं ग़िज़ा वो डिज़ोल्व हो जाए, वो डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेस्ट। उसको बड़ी कोशिश है वो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर टॉपिक दूसरे टॉपिक पे हम बात करते हैं। नाजरीन लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ब्लड कैंसर पे थोड़ा सी जी बात जी कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल। यकीनन आप तो डॉक्टर हैं पर मैं डॉक्टर नहीं हूँ। फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से ना, पहले कभी कभी हम सुनते थे कि किसी को कैंसर हो गया और वो बड़ा हम लोगों के लिए हैरत होती थी, ओहो कैंसर हो गया। मतलब अब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और ऐसी मूजी बीमारी से दूर रखे, पर अब सुनते ही रहते हैं कि बिल्कुल कैंसर कैंसर। और नौजवान लोग जिनको देख के ना मतलब हैरत होती है, अफसोस होता है, नहीं कैंसर हो गया। तो ब्लड कैंसर के हवाले से थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। पहले तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जैसे और बीमारियों के बारे में कहा जाता है उम्र के साथ, जोड़ों का दर्द उम्र के साथ, शुगर जो है वो टेंशन के साथ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो डॉक्टर साहब क्या ब्लड कैंसर भी उम्र के साथ है? बड़ा बच्चों वाला सवाल किया है, पर मैं इसलिए कर रही हूँ ये कि एक होता है ना ग्रोथ की उम्र, जब वो एक एज सही ऐसी होती है जिसमें कहा जाता है कि अब तो आप सोना भी खाएं तो खून नहीं बन रहा, और सही एक उम्र में कहते हैं कि पानी भी पी लो तो खून बनेगा। ये पुरानी बातें बुजुर्गों के सही साथ है, आप बैठ बैठ सही के जो कह रही हमने हैं, सुनी हुई, बिल्कुल उसमें होता कहीं है ना ऐसा। कहीं थोड़ी बहुत तो सच्चाई हाँ होगी डॉक्टर बिल्कुल साहब। ऐसे ही होता है। देखिए बीमारियाँ को बीमारियाँ ही होती हैं, वो बिल्कुल। बच्चों में हो या फिर बड़ों में हो, है ना। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो बच्चों में होती हैं मगर ज़रा कम होती हैं, कम होती है, ओके। बड़ों में ज़्यादा होती हैं, मिडिल एज में होती हैं। तो उनमें से एक बीमारी आपका ब्लड कैंसर है। अच्छा, बच्चों में ही कम होता है ये, कम होती है। मिडिल एज में होगा, लेकिन सारे अबव 50 होता है। जितने भी मोस्ट केसेस हमारे पास आते हैं ये ओल्ड एज में आते हैं ज़्यादा। क्रॉनिक लिम्फोसिटिक CA कहलाता है वो, अच्छा, यानी ब्लड कैंसर। ब्लड। तो इसके अंदर जो बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जेनेटिक है। अच्छा, यानी जो बच्चों में ज़्यादातर आएगा वो वो जेनेटिक जेनेटिक है। होगा, यानी उनके पेरेंट्स को हुआ हाँ, होगा कोई ना कोई, या फैमिली में होगा, तो वो बच्चों में जल्दी हो जाएगा, है ना, एक्यूट केसेस में। और बच्चे जल्दी ही उसमें इलाज तो इसका इतना होता नहीं है, तो यूजुअली डेथ भी हो जाती है इसमें ना। अच्छा, तो लेकिन वो चीज़ें जो थोड़ी ओल्ड एज में डिक्लेयर होगा तो वो स्लो स्लो चल रहा होता है, उनमें भी जेनेटिक आ जाते हैं, लेकिन उनमें बाहर के कॉजेज ज़्यादा आ जाते हैं, फॉरेन कॉजेज ज़्यादा आते हैं, उनमें इरिटेंट ज़्यादा होता है। उसके अंदर जो है ऐसे फैक्टर जिसमें डैमेजेस होते हैं, यानी ऑर्गन डैमेज हो जाता है, ब्लड अच्छा, का, आपकी बोन मैरो डैमेज हो गई है, आपका जो सेल डैमेज हो गया, और इसकी कोई पार्ट आपका डैमेज हो गया, वो जो भी पार्ट डैमेज होता है उसमें ये समझे एक डिवीजन होती है सेल की, और सेल की माइटोटिक डिवीजन होती है, वो इबनॉर्मल हो जाती है। अच्छा, अच्छा, वो इबनॉर्मल यहाँ से जब इबनॉर्मल होगी तो कैंसर डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक। अगर वो ब्रेस्ट में हो रही है तो ब्रेस्ट के हो रहे हैं, प्रोस्टेट में हो तो प्रोस्टेट के हो रहे हैं, यानी जो ऑर्गन के हो रहे हैं वही ऑर्गन का कैंसर हो रहा है ना। लेकिन अगर ब्लड में सेल चेंज हो रही है तो वो ब्लड कैंसर कहलाएगा आपका। अच्छा, ब्लड हाँ में हाँ क्या बात है। मैं भी अगला सवाल मेरा वैसे यही था, पर आपने पहले जवाब दे दिया। मैं पूछना चाह रही थी असल में ब्लड कैंसर है क्या, मतलब मैं यही हाँ। सवाल अगला करना चाह रही थी। तो डॉक्टर साहब क्या इसका प्रॉपर कोई इलाज नहीं है, या कोई एक स्टेज है जिस पे इलाज है मुमकिन, या इलाज नहीं है, या इलाज है तो वो है जो होल लाइफ चलता रहेगा, मतलब आप सही। जब तक जिंदा हो आपने इन चीजों, इस ट्रीटमेंट को लेते रहना है। अभी तक देखिए कोई भी रिपोर्ट्स ऐसी नहीं आई है जो जिनका बाकायदा इलाज होता हो, हाँ, या बाकायदा कैंसर जो ट्रीटेबल हो, ऐसा नहीं होता। हाँ ये ज़रूर होता है कि इसके अंदर जो है, जैसे ब्लड कैंसर में ज़्यादातर बोन मेरो का प्रॉब्लम होता है, तो बोन मेरो को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो इस हद तक हो जाता है। प्लास्टिक एनीमिया के जो कहलाता है वो भी कैंसर की किस्म में, ब्लड कैंसर की, तो उसमें थोड़ा सा होता है। लेकिन इसमें भी ब्लड कहाँ तक चलेगा, आप चेंज भी करेंगे तो वो इब्नॉर्मल सेल आपके बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं, हाँ, है ना। तो इस सेल इब्नॉर्मल के होता है कि जो भी ब्लड आपके जो मुख्य लिम्फोसाइड है, उसमें न्यूट्रोफिल्स हैं आपके ना, इनकी इब्नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन होती है। अच्छा, यानी यूँ समझ लें कि ये इसीलिए सबसे आसान होता है डायग्नोस करना। डायग्नोस। ब्लड कैंसर बड़ी जल्दी डायग्नोस होता है। अच्छा, हाँ, इसकी वजह ये होती है कि सिर्फ आपने CBC लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कोई इब्नॉर्मल सेल आ रहे हैं, तो हम कहते हैं इब्नॉर्मल सेल क्यों आ रहे हैं, और इब्नॉर्मल सेल का मतलब ये कैंसर की तरफ जा रहा है ये पेशेंट जो है, तो वो कैंसर की तरफ चला जाता है। हमारे यहाँ जो कैंसर आता है उसकी कई स्टेजेस होती हैं। अगर हम शुरू की स्टेज हैं 0 और 1 पे लेते हैं तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें आगे नहीं बढ़ता है। अगर 1, 2, 3 पे आ जाता है तो ये मीडियम पर है, ये तकरीबन 10 ईयर तक, 10 से 20 ईयर तक ये सर्वाइव कर लेते हैं ये लोग। अच्छा, लेकिन जो स्टेज 4 पे आ जाते हैं सामने ना, तो वो उनका लाइफ हार्डली 5 ईयर्स है, हमने उसमें नहीं कर पाता। उसकी वजह क्या है, हमने इनको जो क्लिनिकली जब हम देखते हैं कैंसर को, तो हमें सबसे पहले आप ये देखिए कि एक सूजन हो जाती है, इधर सूजन, लिम्स नोड बढ़ जाएंगे। किसी भी पेशेंट को जब आप देखें कि ये लिम्स नोड बढ़ गया, इधर बढ़ गया, यहाँ आ गया, जिले में हो गया, तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है कैंसर की। ओह अच्छा,
उसी में अगर इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो ये अब स्टेज दूसरी आनी शुरू होगी। ब्लड में चेंजिंग अभी नहीं आई है, अभी खाली आपकी लिम्फ नोड बढ़े, ये ज़ीरो ये फर्स्ट स्टेज आ रही है आपकी सब में। उसके बाद आप लिम्फ नोड बढ़ लें तो आपके जब बढ़ लें तो ब्लड में चेंजिंग आ रही है, उसमें टीएलसी काउंट बहुत बढ़ जाएगा, यानी वाइट सेल बहुत बढ़ जाएंगे। तो आप देखते हैं कि यही वाइट सेल इतने कैसे बढ़ गए हैं, और थोड़े मोड़े नॉर्मल सेल आ रहे हैं, और इधर लिम्फ नोड बढ़ रही है आपकी। तो जब बहुत बढ़ जाएगी, लिम्फ नोड बढ़ जाएंगे तो सेकंड स्टेज हो गई आपकी। अच्छा, अब इसके साथ क्या होता है कि खून वाले रेड सेल कई किस्म के ना, लाल वाला खून होता है, रेड ब्लड है, वाइट ब्लड हो गए ना, प्लेटलेट काउंट्स हो गए आपके। अगर रेड ब्लड कम होना शुरू हो गए तो अब ये सेकंड और थर्ड स्टेज हो रही है। अब खून की कमी आनी शुरू हुई। अब मरीज को जब आप देखेंगे आप कहेंगे भाई ये तेरा तो खून बड़ा कम हो रहा है। तो जब खून कम हो रहा है तो क्या इसके तो नोट्स भी हैं, तो ये तो सामने डायग्नोस हो गया। लेकिन हमारे यहाँ नेग्लिजेंस इतनी ज़्यादा होती है कि लोग फिर भी नहीं समझते। हालांकि हम लोग बताते होते हैं डॉक्टर कि देखो भाई इसका पीलापन देख लो कितना खून कम है, और ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसको लेके जाओ फटाफट अस्पताल ले जाओ, उसके टेस्ट कराओ। हैं लोग कुछ करा लेते हैं, कुछ नहीं भी कराते हैं ना, होता है। अच्छा, इसी तरह की जब ये लिम्फ नोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वहाँ पर टेल्स काउंट बढ़ जाए, ब्लड जो है वो अनीमिक पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये थर्ड स्टेज हुआ। और इसी के साथ एक सेल ऑल होते हैं, ये उसको प्लेटलेट काउंट कहते हैं। अच्छा, अब चौथी स्टेज आ गई, ये ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ब्लीडिंग, हाँ, आप कहते हैं ना कैंसर हो गया, अभी पैखाने में खून आ गया, मुंह से उल्टियाँ आ गई खून में, तो ये हम कहते हैं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तो वो सेल उसके जो प्लेट काउंट था वो बिल्कुल थ्रोम्बोसाइट बिल्कुल कम हो जाते है ना, तो गिर जाते हैं बिल्कुल। तो वो लाइफ अब उसमें लाइफ बंद, अब उसमें लाइफ कहाँ से सर्वाइव होगी, है ना, वो तो महीनों की लाइफ है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ब्लड जो कैंसर है उसको इमीडिएटली उसको आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको अपने डॉक्टर के पास पहुँचना चाहिए। जब भी किसी भी पेशेंट या बच्चे को या बड़े को लिम्फ नोड आ रही हो, यानी आपके गले में कोई खास गुठलियाँ आ रही हों, समझे ना, आपकी बॉडी में कहीं और गुठलियाँ आ रही हों, सीने में आ रही हैं, पेट में आ रही हैं, साइडों में आ रही हैं, एक्सरे में आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, और ये मामला हो सकता है कैंसर की तरफ जा रहा हो। तो इसके लिए बड़ी कंसिडरेबल चीज़ें होती हैं। इसका इलाज जो होता है, प्रिवेंशन जो है, वो सब यही है कि भाई ब्लड की कमी हो रही है, आप ऐसी चीज़ें दें जिससे आपका ब्लड बढ़े, है ना। आपका ऐसी चीज़ें दें जिसके साथ आपका, इसमें पेन वेन होता है, चंद में पेन होता है, कम में नहीं होता है। अच्छा, ये भी है, ब्लड कैंसर में हर एक में दर्द नहीं होता, मतलब जरूरी नहीं है तकलीफ दे हाँ हो, हाँ, ये भी है, क्योंकि होता है कि साहब बहुत दर्द हो रहा है तो उसकी वजह आती है। वजह ये होती है कि फर्ज कर लो उसका सीने का कैंसर है, लंग कैंसर ले लें, या ब्रेस्ट कैंसर है, अब ऊपर जो गुठलियाँ हुई हैं ना वो प्रेशर दे रही है नीचे वाले ऑर्गन को, तो दर्द होता है। अच्छा, हाँ, अब ऐसी जगह गुठलियाँ हुई जहाँ पे नीचे कोई ऑर्गन नहीं है तो उसमें दर्द नहीं होगा, पेनलेस होगी वो, समझे ना। तो ये खतरनाक हो गई ना, भाई यहाँ से होना चाहिए उसको दर्द होना चाहिए, आपको दर्द नहीं हो रहा, तो आप जाके डॉक्टर को पहुँच जाएंगे ये क्या हो रहा है ना। अच्छा, दर्द हो रहा है तो हम देखेंगे कि भाई ये दर्द तो नीचे वाली चीज़ें मुतासर हो रही हैं, है ना। तो इस तरह से हमें सिर्फ इसको, मैं ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ ब्लड कैंसर देखिए बहुत बढ़ता जा रहा है, शुरू से बढ़ रहा है, और इस तरह की लाइफ ख़त्म हो रही है, डैमेजेस हो रही हैं। हमारे ब्लड ही कैंसर है, और भी कितने, ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन हो रहा है ना। तो बाकायदा हमारी हुकूमत को और हमारे जो स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट हैं, या जो कैंसर की जो मीडिया, उनको बैठना चाहिए, और बैठ के आपस में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ कम्युनिकेट करें, कहेंगे ये कैंसर ये सब चीज़ें हमारे मुल्क में क्यों डेवलप हो रही हैं। इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे मुल्क में और दूसरे मुल्क के मुकाबले में, वो ग़िज़ा है, डाइटरी फैक्टर से। देखिए एक तो कैंसर ब्लड का जैसे आ गया, अब ब्लड का कैंसर के साथ समझ लो माउथ कैंसर में जा रहे जाए, आप दूसरी चलें, अब देखिए पान गुटखा, स्मोकिंग, है ना, स्मोकिंग, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, लोग नशा वशा करते हैं, इसमें ये कितनी अहम चीज़ है, ये कैंसर करती हैं ये, क्या मैंने, तो इनको हमें ख्याल करना चाहिए। माउथ कैंसर हो जाते हैं, इसमें भी ब्लड कैंसर आ जाते हैं इसके अंदर भी, तो हमें चाहिए कि ग़िज़ा को तो ख्याल करें कम अज़ कम, है ना। अभी एक इस हवाले से भी मैंने देखा, पीछे एक न्यूज़ चल रही थी कि एक साहब ने कहा, मिनिस्टर ने, कि हम कराची को मंशियात से पाक कर देंगे, समझे ना। तो बात ही है, लेकिन चलो दिल में तो ख्वाहिश हुई ना, है तो सही ना। तो आप ये देखिए अगर मंशियात ख़त्म हो जाए तो हमारी इतनी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल और ऐसे ही। इतना हमारा यूथ हमारा कितना सही हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तवज्जो नहीं है, हम अफसोस करने बैठेंगे कि ये कैंसर पे इंतकाल हो गया और ये मंशियात पे इंतकाल, ये सब ऐसा हो गया, लेकिन काम कोई नहीं करेगा उसको बचाव के लिए। अगर यही चीजें रुक जाएं, जिस तरह आप देखें ये माउथ कैंसर की मावा गुटखा जो है, ये तो जहर है ना, और ये खुलेआम बिक भी रहा है, बहुत बार
कोशिश भी की गई, छापे भी लगे, रोका भी गया, पर कहीं ना कहीं वो ब्लैक में आपको चीजें मिल जाती है। पहले तो हम फिल्मों के टिकट सुनते थे ब्लैक में मिलते हैं, अब तो ये चीजें भी मिल जाती है। तो अगर वाकई ये चीजें अगर रुक जाएं तो कितनी बीमारियां मैं हमारे मुल्क से समझता हूँ चली जाएंगी। कि देखिए ना, नशा या कोई भी चीज़ ऐसी कि मुल्क रुकती नहीं है, लेकिन उसके जो स्टाइल चेंज हो जाते हैं ना। हम जैसे बाहर के मुल्क में लोग शराब भी पीते हैं, लेकिन इतने आम नहीं है। कोई गुटखा नहीं खा रहा बाहर सड़क पे खड़े हो, कोई ऐसा नहीं होता घर पे खड़े बोतल पी रहा हो, ऐसा नहीं होता। आप इंडोर कर लें, हैं जो भी ये करें, लेकिन उसमें आपको खुद समझ लेंगे। हमारे यहाँ तो करप्शन ही है, पूरी की पूरी जो यूथ है हमारी, सब कुछ पूरी और इन्वॉल्व डॉक्टर है साहब इसके हमारे अंदर। यहाँ जैसे इस्लाम हमें कहता है कि मयाना रवि रखें हर चीज़ में। हमारे यहाँ अगर मैं ये खैर ये जो मैंने कहा है वो और चीज़ों के लिए कहा है कि इस्लाम हमें मयाना रवि का कहता है, पर ये जो बात कर रही हूँ मैं थोड़ी हट के है कि कोई अगर नशा भी करता है ना तो पागलों की तरह नहीं, हम माजरत के साथ पाकिस्तानी किसी भी चीज़ के पीछे पड़ते हैं ना, तो फिर वो हम ऐसे पड़ते हैं कि वो सामने वाला देखता है कि हैरत, अगर कोई गुटखा खाता है तो फिर उसने 24 घंटे मुंह में सोते टाइम सिर्फ निकालना है। मैंने तो ऐसे भी देखे जो मुंह में यहाँ रख के सो जाते हैं, ठीक ऐसे है। ही है, ऐसे और ही अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो एक सिगरेट खत्म हो, थोड़ी देर बाद दूसरी दूसरा शुरू हो सिगरेट गई। शुरू हो गया। अगर आप छालिया खाते हैं तो बस एक छालिया खत्म हुई तो दूसरी, बाकी नशे भी बिल्कुल इसी तरह से हैं कि आपने रूटीन में उसको लगे रहना है। तो फिर आप ये सोचे कि बिल्कुल। इंसान कितना नाजुक है, जब आप उसको उसकी बॉडी में वो सारी चीजें जाती रहेंगी तो वो बीमारियों की शक्ल में ही बाहर आएंगी ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ, हमारे यहाँ से कि सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो है पैसा, पैसा। गुर्बत, है ना। अब एक गरीब आदमी, आप देखें जितने भी ये लोग गुटखा फरोश हैं जिनके अपने जो है कारोबार चल रहे हैं, ये शुरू में सब गरीब थे, बाद में इसकी वजह से बहुत अमीर हो गए, अमीर है ना। तो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो चीज़ें देखते हैं कि जिनमें पब्लिक में ज़्यादा जाए, ज़्यादा सेल हो। तो यही सब चीज़ें जो बच्चों को वर्गलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, सब चीज़ें। अच्छा, इसमें अगर हम देखें, मीडिया को देखें, तो सबसे ज़्यादा इसमें जो मुश्किलात होती हैं आपकी इंतज़ामिया होती है। अगर हमारी इंतज़ामिया सही हो तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें भी नहीं होंगी। और इसको सही करने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि हम यूथ को इंगेज करें किसी अच्छे कामों में, अच्छे कामों में, हमें ना पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, तालीम को फ्री करें, समझे ना। घर के पेरेंट को इन्वॉल्व करें कि अपने बच्चों पर ख़ास नज़र रखें। उन्होंने कहा अच्छे में जो टीचर हैं, इस्तिदा हैं, वो नज़र रखेंगे आपका बच्चा क्या कर रहा है। आजकल तो सारे मरकज़ ही ये बने हुए हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ तक कि इवन बड़ी हैरानकुन बात है, अस्पतालों में चले जाए उनके अब हर जगह पर गवर्नर जो है कराची, हमारे हो गई सिंध है। के जो गवर्नर है उन्होंने आईटी कोर्सेज फ्री किए। हाँ। ये एक अच्छी कोशिश है, मैं हाँ, समझती हूँ बिल्कुल। कि अगर बच्चे इस तरफ जाते हैं तो फिर उनका ध्यान दूसरी तरफ हो जाएगा, पर बिल्कुल। वो किसी एक के करने से नहीं होंगे। मैं ये कहती हूँ सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी निभानी चाहिए ना, चाहिए, कि बिल्कुल। अगर ये हम हमारे गवर्नर साहब बड़ी स्ट्रगल की, मैं अप्रिशिएट करता हाँ हूँ उसको, बिल्कुल, बिल्कुल बहुत अच्छा आईटी बिल्कुल। कोर्सेज लोग वहाँ पे जो है अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, उनका फ्यूचर भी सिक्योर होगा, वो बिल्कुल। बहुत सारी नेगेटिव चीजों से दूर होंगे। देखिए बिल्कुल, जब आप बिल्कुल। पैसा कमाने की तरफ जाते हैं ना, फिर आपको एक कशिश महसूस होती है कि बिल्कुल। हम खुद हलाल तरीके से इतना पैसा कमा सकते हैं, तो फिर वो दूसरी नेगेटिव चीजों से हटते हट हैं। जाएंगे, अगर बिल्कुल। इस तरह की चीजें और भी आती रहे, मैं समझती सही। हूँ कि फिर हम इन चीजों से दूर हो जाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी इस बात से पूरी तवज्जो देनी चाहिए। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ इस्तिदा और पेरेंट्स की है ना। हम अपने बच्चों के लिए अच्छा क्यों नहीं सोचते क्यों नहीं सोचते? हैं। हर बंदा अब बंदा बात ये सोचने के सोचे कहते हैं कि हर घर में कोई ऐसी में 8 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे हैं, किसी में 12 बच्चे हैं। तो जब इतने बच्चे होंगे और जब पूछा जाएगा भाई आप काम क्या करते हो, तो अगला कुछ नहीं करता कुछ भी नहीं है। करता है। तो बच्चे क्या करेंगे कि नहीं, बच्चों का भी नहीं पता, सुबह जाता है वो आता है, पूछूंगा वो क्या डॉक्टर साहब, कर और रहा है। एक और बड़ा मशहूर है, पूछ लो काम क्यों नहीं करते, मुझ पे तावीज हुआ है। मुझे इस बात पे थोड़ी सी ऐसे शुगर लगा रही, बड़ी हंसी आती है कि अगर किसी से पूछे ना कि क्यों जॉब क्यों नहीं कर रहे, 2 साल से घर बैठे हो, घर कैसे चल रहा है, क्या करूं मेरे पे तावीज हो गए। अरे बाबा, ये कौन सी चीजों पे आप जा रहे हो, मेहनत करो। कराची जैसे शहर में मैं कहती हूँ कोई अगर नहीं कमा रहा तो मुझे सबसे बड़ी हैरत होती है। कराची जैसे शहर में पूरे पाकिस्तान से लोग आके अपनी फैमिलियों को चला लेते हैं, कराची इतना बिजनेस है यहाँ की बिल्कुल। हद है। आप एक छोटे से काम बड़े से भी, बच्चे को बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। हमने देखे अभी इस गर्मियों में वो तरबूज का शरबत मैं देख रही हूँ, उस पे इतनी रश है, इतनी रश है। मतलब कराची शहर तो वो है कि सोना है जैसे, यहाँ पे अगर आप कमाना चाहें तो फिर आप कमा सकते हैं। हर जगह चले या कोई भी काम है। और अगर उसमें आपने थोड़ी सी भी ईमानदारी रखी है तो बड़ा तरक्की करेगा। ईमानदारी तो लाजमी है डॉक्टर साहब, काफी काम करेगा। लेकिन हमारे यहाँ देखिए ना, जनरेशन में इतनी जो है समझ लो प्रॉब्लम है कि कुछ नहीं। आजकल मैंने देखा कि हमारी गली को जो पहले साफ़ सुथरी होती थी,
अब डकैतियाँ बढ़ गई हैं, चीज़ें चोरी स्ट्रीट कर रहे क्राइम हैं, बहुत और है। यही वही लोग हैं जो कचरा चुन रहे हैं आपके, जो हेरोइन हैं, दूसरा नशा कर रहे हैं। अगर हम चाहते ये हैं अपने हीरोइन मुल्क अब से, मीटर नहीं छोड़ हाँ, रहे, मैं अपने शो मुल्क करने गई, से उन्होंने कहा स्ट्रीट गैस के क्राइम मीटर ले ख़त्म जाते करें, हैं। हम क्राइम्स कम करें, हाँ स्ट्रीट क्राइम कम करें, और दूसरी चीज़ें, तो हमें ये जो नीचे का तबका है जितना भी है, ये जो नशावर चीज़ें हैं, मंशात वाले लोग हैं, कच्चे गरीब लोग हैं, इन सब को जो है ना एक उठा के, ये तो मैं अपील करूँगा अपने जो हमारे जो एजेंसियाँ चला रहे हैं, जो हमारे जो हैं जो है जो दूसरी स्टेट चला रहे हैं, तो उसमें मैं चाहूँगा कि ये लोग इस तरफ तवज्जो दें, इन लोगों के लिए बाकायदा एक प्लेटफॉर्म बनाएं, इन सबको वहाँ से उठा के इनको खाना भी खिलाएं, इनको कपड़े भी दें, अपने एजेंसियों को, एजेंसी बने। तो मैं समझता हूँ ये बुराई ख़त्म होनी चाहिए ये हमारी होनी जो है। चाहिए, लाजमी है। और बिल्कुल जो लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत से हैं, मैं नाम क्या लूँ उनमें, तो उनको चाहिए कि सब तवज्जो दें, बहुत बड़े काम कर रहे हैं, खाने खिलाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आप इनको वहाँ से उठाएं, गाड़ियों से लेके इनको उठा के इनके जाके इनके बाकायदा आप जो ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जहाँ इनका इलाज भी हो, इनके साथ इनके काम भी हो इनको, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन काम हो सकता है। मेरे जहन में कई दफ़ा ऐसी बातें आई थी जो के हवाले से, ट्रस्ट के हवाले से, कि मैंने अपनी गाड़ी जहाँ भी किसी भी इलाके में कोई बंदा, वो हैंडीकैप हो, वो फ़कीर हो, वो बैगर हो, या कोई इसका साफ समझ लें कि कोई नशा वाला हो, वो छोटा हो, वो बड़ा हो, कोई भी हो, सबको आप कलेक्ट करके एक जगह कलेक्ट करें, उनके मसाइल सुने, उनको मसाइल को देखें। इसमें से बहुत से ऐसे लोग जो ये माफिया भी जिसमें इन्वॉल्व होगी, वो भी आप क्लियर कर लेंगे आप उनके साथ, और जो जेन्युइन लोग हैं वो भी आपके पास आ जाएंगे। तब इतनी एनजीओ चली, तो इनको क्यों नहीं उठा रहे लोग, इनकी तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं? अगर हम एक फतकलों एक 10 करोड़ का खाना और कपड़े बंटवाते हैं, तो हम इनको उठा के अगर एक अदारे में ले जाएं और वो 10 करोड़ इन पर खर्च कर दें, तो आज आप बाहर निकलेंगे, आपको एक बैगर नज़र नहीं आएगा। आज आप देखेंगे बाहर कोई आपको कपड़ा या कचरा चुनने वाला नज़र नहीं आएगा, कोई आप देखेंगे कि कोई भीख मांगते हुए औरत बैठी है, बच्चा, कोई नज़र नहीं आएगा। आप पूछें लोग किधर गए, तो कहेंगे हमें हमें जब मिल गई ये सब चीज़ें, तो मिल गए जब कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने हमें ये सब चीज़ें दे दी, तो हमें यहाँ ज़रूरत क्या है इन चीज़ों की? सही तो बात है, इस बेहतरी पे आएगी। तवज्जो देनी चाहिए बहुत ज़्यादा। इससे नशे भी, इससे जो है आपके बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इसके साथ आपका माशरा एक अच्छा बिल्डअप हो जाएगा। और दूसरी तरफ कोशिश ये करनी चाहिए जिसको भी, कि स्कूल बनाएं और फ्री स्कूल बनाएं और सबकी तालीम फ्री करें, कि बच्चों की तालीम ज़रूर फ्री करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बच्चों की शायद तालीम बहुत ज़्यादा महंगी है, मुझे पता है। अरे डॉक्टर साहब, एक सवाल मैंने जब कैंसर का आपसे किया, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ जहन में आई कि डॉक्टर साहब अब शायद मेरी बात किसी को बुरी भी लग जाए, पर हक सच बात है, करनी तो पड़ेगी ना कहीं थोड़ा सा उसको बेहतर करके करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, हमारे पास चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो मसाले हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दूध हो, दही हो, कुछ भी हो, जो रूटीन में रोज़ चीज़ें हैं ना, सही है, उनमें मिलावट बहुत ज़्यादा है। सही है। अब मिलावट वाली चीज़ें जो हम समझते हैं बड़े हेल्दी है, भाई रात को तो मैंने दूध का गिलास पी के सोना, मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ, मैं सेहतमंद रहना चाहती हूँ, मैंने दूध, और मैंने तो हफ्ते में एक बार मटन खाना है क्योंकि मैंने सेहतमंद रहना है। और अगर यही सारी चीज़ें मेरे पास ठीक नहीं आ रही हैं, मुझे सब्जियां भी खानी है क्योंकि वो ज़रूरत है मेरी बॉडी को सब्जियों की, और वो सब्जियां जो है वो कितने केमिकल, कौन सी खादें, क्या क्या लग रहा है, वो फिर हमारे पास आ रही हैं, कितने स्प्रे उनको फ्रेश करने के लिए किन किन चीज़ों के होते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप, ये लास्ट सवाल है, इसी पे हम फिर क्लोज भी करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये ऐसी चीज़ें खाने के बाद क्या हम इस तरह की बीमारियां जो आज हमारा टॉपिक है, इसको हम खुद नहीं बुला रहे होते अपनी तरफ? इतना खूबसूरत आपने बात की है, मैं तो बहुत आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे। अगर ये सिलसिला ठीक हो जाए, हमारे कुरान में बार बार ये कहा जा रहा है कि मिलावटें नहीं करो, सही तो लो, मिलावट नहीं करो, सही तो लो। अगर आज हम इन मिलावटों को ख़त्म कर दें और तोलना सामान सही तोलना शुरू करें, हमारा माशरा इतना अच्छा हो जाएगा। मैं समझता हूँ 50% नहीं 90% बीमारियाँ ख़त्म होंगी, उनमें 90% कैंसर भी ख़त्म हो जाएगा, ब्लड कैंसर भी ख़त्म हो जाएगा। ये जो मैंने आपसे कहा था कि जेनेटिक जो पैदाइशी हो तो अपनी जगह है, लेकिन जो म्यूटेशंस होती हैं हमारे यहाँ, ज़्यादातर मिलावटी चीज़ों से होती हैं ब्लड के अंदर। प्योर खाना खाने वाले लोग जो हैं, प्योर चीज़ें लेने वाले लोग हैं, जैसे बाहर के मुल्कों में ही देख लें, ब्लड कैंसर बाहर इतना नहीं पाया जाता। समझना क्यों नहीं, आपके मुल्क में इतना ज़्यादा क्यों है? इसलिए कि हम सही चीज़ें नहीं खाते,
हम मिलावट की चीज़ें लेते हैं। हमें यही जैसे अभी हम एनजीओज़ की बात कर रहे थे, इनको भी जो है बाकायदा स्टैंड लेना चाहिए कि मिलावटों के ख़िलाफ़ और सब चीज़, और बाकायदा जो हमारे जो हेल्थ के जो लोग हैं जो इंस्पेक्शन करते हैं, मैं उनको भी अपील करूँगा कि ईमानदारी से ही चीज़ों चेक आउट करें, और जो मिलावटें जहाँ जहाँ चीज़ें हो रही हैं उनको करार वाक़ई सज़ा भी दें और दोबारा उनको ये काम करने नहीं दें। अच्छे लोगों के साथ अच्छा कारोबार करें, हमारे लोग भी हेल्थी होंगे, हम सब हेल्थी होंगे, अच्छा माहौल क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। टाइम का पता ही नहीं चलता, बहुत सारी बातें होती है ना, इसलिए टाइम का नहीं पता चलता। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक डॉक्टर यू साहब। वेरी मच, थैंक यू। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।